आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी प्रतियोगिता भागी को पता है कि यह डीएम स्टडी सेंटर चैनल के माध्यम से आप सभी को अभी भारतीय राज्य व्यवस्था फाउंडेशन क्लास चलाया जा रहा है। तो हमारे जितने भी प्रतियोगिता भागी है वह शुरू से लेकर लास्ट तक की इस वीडियो को देखेंगे और यह चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करेंगे और इस चैनल को स्किप न करें, शुरू से लेकर लास्ट तक के देखें। यह भारतीय राज्य व्यवस्था का यह लेक्चर नंबर 9 होगा, यानी इससे पहले आपको 8 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और एक सिस्टमैटिक ढंग से, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से आपको पढ़ाया जा रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था का जो फाउंडेशन बैच का जो नियमावली होना चाहिए उस नियमावली में आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आप पहले 8 वीडियो देखने के लिए 1 से लेकर 8 तक क्या प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट से 1 2 3 करके सारे वीडियो को नोट कीजिए और उसके बाद आप जब भी इस क्लास को देखते हैं डीएम स्टडी चैनल को तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि आप जब भी कुछ भी बताया जा रहा है उसको आप नोट जरूर करें। एक जगह आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो अभी जो क्लास में आपका स्टार्ट होगा वह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करेंगे। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग अपना कॉपी पेन सामने में जरूर रखेंगे। अभी क्लास होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इससे पहले आपको बता दें कि आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, है ना, बिहार दारोगा की तैयारी कर रहे हो या आप बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीएससी सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल हो, है ना, या इस तरह से सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है यह डीएम स्टडी सेंटर आपको तैयारी करा रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था, जहाँ से क्वेश्चन अभी तक खूब पूछा गया और पूछा जाएगा। तो अभी हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 देखेंगे, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 पे बात करेंगे। तो सभी लोग चैनल में बने रहेंगे, क्लास में बने रहेंगे और एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए और सहयोग कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित होता है। यह भारत शासन अधिनियम जो है, ध्यान दीजिएगा, यह भारत शासन अधिनियम जो है, भारत शासन अधिनियम यह मील का पत्थर साबित होता है। मील का पत्थर साबित होता है किस लिए? क्योंकि यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धारा था। इसमें जो है धारा की जो संख्या था भारत शासन अधिनियम में, इसमें 321 धारा था, ठीक है, और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें जो है अनुसूची की बात कीजिएगा, अनुसूचियाँ की जब बात करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचियाँ की बात करेंगे, अनुसूचियाँ, तो अनुसूची की जो संख्या था वो था 10। वो कितना था? 10 था। यानी भारत शासन अधिनियम जो है यह एक उत्तरदायी सरकार गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है और यह एक बहुत लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें कितना बताए, ये 321 धारा था और 10 अनुसूचियाँ थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल धारा की संख्या कितना था, तो आप आसानी से बता दीजिएगा, ठीक है। किस अधिनियम को मील का पत्थर साबित बताया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को बताया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितना अनुसूचियाँ थी? तो 10 अनुसूचियाँ थी। इस तरह से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है ना। चलिए आगे अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था, प्रांतों में, ध्यान दीजिए, भारत शासन अधिनियम में जो है एक एक पॉइंट को हम लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुआ और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुआ। क्या हुआ कि प्रांत में जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रांत में
प्रांतों में द्वंद्व शासन की समाप्ति और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुआ। ठीक है, यानी 1935 अधिनियम में क्या हुआ कि प्रांतों में द्वंद्व शासन की क्या हो गया, समाप्ति हो गया और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अखिल भारतीय राज संघ की स्थापना हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय, उसके बाद अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। इसमें क्या बताया कि केंद्र एवं राज्य की इकाइयों के बीच 3 अनुसूची, कितने अनुसूची, 3, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि केंद्र में एवं राज्य में केंद्र और राज्य के बीच 3 अनुसूचियां बनाया गया। केंद्र और राज्य के बीच जो है 3 अनुसूचियां बनाया गया। तीनों अनुसूची कौन कौन था, तो एक था आपका संघीय सूची, दूसरा था आपका राज्य सूची और तीसरा आपका था समवर्ती सूची। तो ध्यान दीजिएगा, यह भारत शासन अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की जब स्थापना हुआ तो उस केंद्र एवं राज्य को मिलाकर 3 अनुसूचियां बनाया गया, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इसके माध्यम से शक्तियों का बंटवारा हुआ। इनके माध्यम से क्या हुआ कि शक्तियों का बंटवारा हो गया। क्या हो गया, शक्तियों का बंटवारा हो गया। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से एक चीज को समझना है ना, शक्तियां का क्या हो गया कि बंटवारा हो गया। ठीक है, और विधि बनाने का अधिकार वायसराय के पास चला गया और जो नियम कानून बनाएंगे यानी विधि बनाने का अधिकार जो है वह वायसराय के पास चला गया। वायसराय के पास चला गया। ठीक, भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर, प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को एक एक पॉइंट को समझना। देखिए, प्रांतों में द्वंद्व शासन की क्या हो गया, समाप्ति हो गया, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुआ, उसके बाद अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ केंद्र एवं राज्य में, और केंद्र एवं राज्य में 3 अनुसूचियां बनाया गया, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके आधार पर क्या हुआ, शक्ति में बंटवारा हो गया और विधि बनाने का जो अधिकार था वह वायसराय के पास चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे समझिए। आगे जो है आपका कि 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। द्विसदनीय व्यवस्था का क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। अब ये 6 द्विसदनीय व्यवस्था क्या था, मतलब 11 राज्यों में 6 द्विसदनीय, 11 राज्यों में से 11 राज्य था उस टाइम, और 11 राज्य में से 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया, लागू किया गया। अब द्विसदनीय व्यवस्था में 6 राज्य कौन कौन था आपका, तो बंगाल था। ध्यान दीजिए, 6 राज्य जो थे वह बंगाल थे, बम्बई था, मद्रास था, उसके बाद संयुक्त था
और असम था, और असम था। यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 राज्य में जो है द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति हो गई। इंग्लैंड में जो था भारत परिषद की क्या हुआ, समाप्ति, और भारत सचिव को सलाहकारों की टीम प्रदान किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद रिजर्व बैंक, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो है रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। देश की मुद्रा एवं साख नियंत्रण उद्देश्य से रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ तो वह किस उद्देश्य से किया गया था, तो ये उनका उद्देश्य था कि देश में, इसका उद्देश्य था कि देश में मुद्रा एवं साख नियंत्रण के उद्देश्य से जो है, उद्देश्य से रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। ठीक है। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुआ और संघीय विषयों का स्थानांतरित आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन हो गया। उसके बाद आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधि का विस्तार हुआ, जिसमें दलित जाति, महिला और मजदूर वर्गों के प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो है सांप्रदायिक, ध्यान दीजिए, उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या हुआ, विस्तार हुआ, प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ, जिसमें दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार, इस सब के लिए जो प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जब विस्तार हुआ किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। और इसमें कौन कौन थे, तो ये आपके थे दलित जातियों के, महिलाओं के, ये सब जो थे। तो ध्यान दीजिएगा, जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ उसमें दलित जाति, महिला, मजदूर वर्ग और प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद समझिएगा, फिर एक एक पॉइंट इसी तरह स्ट्रक्चर वे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। उसके बाद जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है। लोक सेवा आयोग की जब स्थापना हुआ तो इसमें पहला में केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, और दूसरा जो है आपका राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग, और तीसरा जो है आपका 2 या 2 से अधिक दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का गठन किया गया। संयुक्त सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ। ये तो हमारा था लोक सेवा आयोग की स्थापना। लोक सेवा आयोग की स्थापना
किस अधिनियम के तहत किया गया था भारत शासन अधिनियम? कब? तो 1935 में किया गया था, है ना। तो ये भारत शासन अधिनियम में ये सारी व्यवस्थाएं जो है अभी हम आपको बताएं क्या क्या बताया अभी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, 11 राज्यों में 6 राज्यों को द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। इंग्लैंड में भारत की परिषद को समाप्ति किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया। उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधि का विस्तार हुआ। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ये सारे जो है हमारे नियम, ये सब के सब जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। ठीक है, अब हमारा संघीय न्यायालय का प्रावधान हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है? संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय का प्रावधान, संघीय न्यायालय की प्रावधान किया गया, जिसमें इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। उसके बाद इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवेयर, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, गेवियर थे। ठीक है, यानी संघीय न्यायालय का जब प्रावधान हुआ तो इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ। और संघीय न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे वो सर मॉरिस गेवियर बने थे। ठीक है, तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब अगले क्लास में जो है ध्यान दीजिएगा, अगले क्लास में जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। किसके बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में। तो आप लोग इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो, यदि छोटे छोटे पार्ट में हम लोग को कंटेंट एकत्रित करना है और अच्छे से तैयारी करना है। यानी अगला दिन आप लोग पढ़ लीजिएगा क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ के आइएगा, फिर हम समझाएंगे, आपका कंसेप्ट जो होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं क्रिप्स मिशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले एक और बात जो आपको बता दें कि 1935 अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह अनेक बैकरो वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः झरा और मूल रूप से बुरा कहा था, है ना। तो ये सारी बातें जो हमारे कथन कथ्य जो होते रहता है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्रिप्स मिशन के साथ मिलेंगे। आज तक इतना ही, सभी लोग को धन्यवाद।